कोरोना काल के बाद पहली बार बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। देश भर के तमाम बड़े नेता बैठक में शामिल हुए और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित कर पार्टी को जीत का मंत्र दिया। इस बैठक में पूरा फोकस आने वाले 5 राज्यों के चुनाव पर रहा और यह भी संकेत मिले कि इन राज्यों का चुनाव भी बीजेपी मोदी के नाम पर और काम पर लड़ेगी। तो कई दिनों से प्रस्तावित बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आखिरकार कई दिनों के बाद दिल्ली में हो ही गई। बैठक की शुरुआत प्रधानमंत्री के दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के साथ हुई और फिर लगातार शुरू हो गया मंथन का दौर। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में बैठक शुरू हुई तो सारा फोकस अगले साल होने वाले 5 राज्यों की चुनाव की तरफ मोड़ दिया गया। 5 राज्यों के अध्यक्ष के द्वारा और मुख्यमंत्रियों 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा जो आगामी चुनाव को लेकर के अपना विषय रखा गया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के इन प्रदेशों के नेताओं ने जिस भरोसे और विश्वास के साथ अपनी सरकार की उपलब्धि और संगठनात्मक कार्यों को रखा है, वो इस बात को दर्शाता है कि हम सभी जनता के साथ जुड़े हुए विषयों को लेकर के मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र और मंत्र के लिए मजबूत पार्टी का तंत्र, इन्हीं 2 बातों को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री ने जीत की ओर कदम बढ़ाने का आह्वान किया। और इस दौरान सबकी नजर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी रही, क्योंकि सबसे बड़े राज्य में जीत दिलाने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है और बीजेपी का जोर सभी राज्यों में मजबूती से चुनाव लड़ने पर है। बैठक में 5 राज्यों के अध्यक्षों से आगे का रोड मैप लिया गया। 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से काम का ब्यौरा लिया गया। प्रधानमंत्री कामकाज से खुश दिखे और मजबूती से चुनाव लड़ने को कहा। सभी 5 मैंने कहा राज्यों की तरफ से रिपोर्टिंग हुई। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्षों ने उनके सरकारों के द्वारा किए गए कार्य और उनके द्वारा चलाए गए पार्टी के अभियान की जानकारी दी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बहुत भरोसे और विश्वास के साथ जो रिपोर्टिंग करी है, भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलता है। यानी साफ है कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, गोवा के साथ साथ बीजेपी पंजाब में पूरी दमदारी से चुनाव लड़ने जा रही है और ये बात भी क्लियर है कि बीजेपी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने जा रही है और उसके लिए बीजेपी ने चुनाव राज्यों और कमजोर संगठनात्मक ढांचे वाले इलाकों में विस्तार के लिए 3 लक्ष्य तय किए हैं। 1. 25 दिसंबर तक देश भर की सभी पोलिंग स्टेशन पर बूथ कमेटी का गठन। 2. अप्रैल 2022 में सभी राज्यों में पन्ना प्रमुख नियुक्त किए जाएंगे। 3. मई 2022 तक सभी बूथों तक मन की बात का प्रसारण सुनिश्चित किया जाएगा। एक तरफ अपने संगठन को मजबूत करने की बात तो दूसरी तरफ कांग्रेस पर परिवारवादी होने का आरोप लगाते हुए प्रहार। भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार आधारित पार्टी नहीं है और इसलिए पार्टी जिन वैल्यूज को लेकर चली है उसमें सेवा, संकल्प और समर्पण से जुड़कर कोई एक परिवार के साथ जुड़कर के नहीं, बल्कि पार्टी की ये जो परंपराएं हैं, इन परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए और पार्टी के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और परिश्रम के कारण हम आगे बढ़े हैं। संगठन की मजबूती के साथ जब इशारों ही इशारों में कांग्रेस पर हमला किया तो कांग्रेस भी तत्काल हमलावर हो गई। हम इन छद्म राष्ट्रवादियों से यह आह्वान करते हैं कि आज मुंह खोलें और देश को बताएं, देश के सामने सच बोलें। क्लीन चिट वापस लें। कल ही हमने मांग की थी, आज हम मांग करते हैं कि आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, इसमें आप साझा कीजिए असली जानकारी। देश को चारों तरफ से जो चीन का खतरा आ रहा है उसमें आप क्या करने वाले हैं, कब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आज हम आपके माध्यम से यह आह्वान उनसे करते हैं। कांग्रेस बीजेपी को चीन के मुद्दे पर घेर रही है तो बीजेपी अपने मुद्दों पर आगे बढ़ती जा रही है। सारा फोकस चुनाव पर है। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आज जो कुछ दिखा और जो कुछ हुआ उससे एक बात तो साफ हो गई कि यूपी के मुख्यमंत्री का पार्टी में कद कितना बढ़ चुका है और कयास ये लगाए जाने लगे हैं कि फिलहाल मोदी और शाह के बाद वही अघोषित नंबर 3 हैं। दिल्ली में हुई
एक दिन की बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बढ़ता हुआ राजनीतिक प्रभाव दिखा। जहां उन्होंने राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया, बीजेपी की तरफ से उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी। आपको हम बताते चले कि 2017 और 2018 में राजनीतिक प्रस्ताव राजनाथ सिंह ने पेश किया था। ये माना जाता है कि बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव में उसी को यह जिम्मेदारी दी जाती रही है जिसका पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा कद रहता है। यूपी के मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें यह जिम्मेदारी देना बताया जा रहा है और ये समझा जाता है कि बीजेपी में आज योगी आदित्यनाथ शीर्ष पर यानी टॉप पर पहुंचते जा रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री जी को क्यों प्रस्ताव सामने रखने के लिए बुलाया गया? क्यों नहीं? वो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, बहुत सबसे बड़ा देश में वो चला रहे हैं सरकार, और ये कोरोना के समय में भी उनके हर एक स्टेप आपको मालूम है। वो चाहे वो माइग्रेंट वर्कर हो, चाहे गांवों में रोजगार पैदा करने के लिए उनका कोशिश हो, और अभी भी उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट के लिए वो उनके तरफ से काम हो रही है, ये इन सभी विषयों को मन में रखते हुए पार्टी के एक कार्यकर्ता पार्लियामेंट में बहुत सालों से है, इसीलिए क्यों नहीं बुलाएं? जरूर बुलाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, इन दोनों के बीच का क्या कनेक्ट है, इसके बारे में अमित शाह ने अपने लखनऊ दौरे में बता दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि 2022 में योगी की जीत थी, 2024 में मोदी की जीत है। कि मोदी जी को फिर से एक बार 24 में प्रधानमंत्री बनाना है तो 22 में फिर एक बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, तब जाकर ये देश का विकास आगे बढ़ सकता है। पिछले 4.5-5 सालों में योगी आदित्यनाथ बीजेपी में कहां से कहां पहुंच गए हैं, इसको समझने के लिए हमें पीछे भी जाना पड़ेगा। एक दौर था जब यूपी के सीएम की रेस में भी वो नहीं थे, फिर अचानक से वो यूपी के मुख्यमंत्री बने और वहां से फिर बीजेपी के स्टार प्रचारक। देश के किसी भी हिस्से में किसी भी तरीके का चुनाव होता है, योगी आदित्यनाथ को वहां भेजा जाता है। उसके पीछे की 3 बड़ी वजह भी कही जाती है। एक तो उनका उग्र हिंदुत्व वाला चेहरा और भाषण देने की उनकी अपनी शैली। इसके अलावा वो गोरक्षपीठ के महंत होने के नाते देश भर में फैले हुए नाथ संप्रदाय के लोगों के मुखिया भी माने जाते हैं। इसीलिए योगी आज बीजेपी के ताकतवर और कद्दावर नेताओं में ही नहीं, उनकी गिनती तो बीजेपी के टॉप नेताओं में है। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ योगी भी शामिल हैं। और अब अगली खबर, उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस इस बार महिला वोटरों पर बड़ा दांव लगा रही है। प्रियंका गांधी ने नारा दिया, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान किया गया। प्रियंका का यह नारा चल निकला और अब बीजेपी भी इसे गंभीरता से ले रही है। कांग्रेस के इस महिला कार्ड के जवाब में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में महिलाओं पर ही जोर दिया गया। उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस ने यह नारा देकर एक तरह से उन प्रतिबिंबों पर निशाना लगाने की कोशिश की जो आमतौर पर बोलते नहीं मगर उनमें आवाज बहुत होती है। महिलाओं की शक्ति जो किसी भी चुनाव में जाति धर्म से परे हटकर अपने दम पर रुख बदलने का मादा रखती है, उसी शक्ति पर कांग्रेस ने निशाना लगाया तो बीजेपी को लगा कि उसके वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश हो चली है। लिहाजा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी ने भी गियर बदल दिया और मुद्दे को महिलाओं की तरफ फोकस कर दिया। और आगे महिला को बढ़ाने के लिए बहुत सारे उदाहरण हैं। आर्मी में भर्ती करवाना, सैनिक स्कूल ओपन करना और महिला को उनके शिक्षा में प्रामुख्यता देना, ये सब भी प्रस्ताव में आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उनकी पार्टी तो हमेशा से महिलाओं को केंद्र में रखकर ही योजनाएं बनाती है। उज्ज्वला हो या प्रधानमंत्री आवास योजना, हर किसी में महिलाओं की ही भागीदारी अव्वल रही है। लेकिन उसी की काट में कांग्रेस ने यूपी चुनाव में बड़ा दांव चल दिया है। 40% टिकट कांग्रेस ने महिलाओं को देने का ऐलान किया, यानी कांग्रेस को 403 में से 161 टिकट महिलाओं को देने होंगे। साथ ही छात्राओं को लैपटॉप और स्कूटी देने का वादा किया, यानी कहीं न कहीं कांग्रेस का पूरा फोकस महिला वोटरों पर है, जिसकी काट बीजेपी भी गंभीरता से तलाश रही है। विमेन
सेंट्रिक डेवलपमेंट इज वन थिंग, बट विमेन लेड डेवलपमेंट अभी आज महिला को सामने रखते हुए ही हर प्लान में थिंकिंग चल रहा है। यानी साफ है कि बीजेपी भी यूपी चुनाव की रणनीति महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाएगी। और अगर पिछले चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने ही सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया। 2017 में किस पार्टी ने कितनी महिलाओं को टिकट दिया? बीजेपी ने 46 महिलाओं को टिकट दिया था, सपा ने 34, बसपा ने 21, कांग्रेस ने 12, आरएलडी ने 27 को और अपना दल ने 2 महिलाओं को टिकट दिया था। और अब चुनाव नतीजे आए तो सबसे ज्यादा महिलाएं बीजेपी की तरफ से ही विधानसभा पहुंची। 2017 में महिला विधायक 41 महिलाएं विधायक बनी, बीजेपी की 35, कांग्रेस की 2, बीएसपी की 2, एसपी की 1, अपना दल की 1। लेकिन इस बार कांग्रेस सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट देने जा रही है और बीजेपी भी महिला वोटरों को लुभाने में लगी है। जीत हार का पता तो चुनाव के बाद चल पाएगा, लेकिन इस बार के चुनाव में महिला कार्ड काफी अहम हो चला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।